दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कि अंशों का हरण क्या होता है। आज हम दोस्तों बात करने वाले जो हरण किए गए अंश हैं उनके पुनर्निगमन यानी री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। जो जब्त किए गए अंश है, हरण किए गए अंश है, उनका री इश्यू कैसे होता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, उसके बारे में दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, जब अंशों का हरण हो जाता है तो एक कंपनी उन अंशों को या तो रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। मतलब कैंसिल करने का मतलब हो गया ख़त्म हो गए वो, अब उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। या तो ये काम कर सकती है या फिर उन शेयर को री इशू कर सकती है। अधिकतर दोस्तों इन अंशों को री इशू ही किया जाता है। जो जब्त किए गए अंश है उनको हमेशा री इशू ही किया जाता है अधिकतर दोस्तों। कोई एकाध केस में कभी रद्द किया जाता है तो वो अलग बात है, बाकी अधिकतर दोस्तों यही किया जाता है, री इशू। दोस्तों जो हरण किए गए अंश होते हैं उनका दोस्तों हमारे पास क्या रहता है, उनका दोस्तों हमारे पास पैसा रहता है जो अब तक उन अंशों पर एक अंशधारी या शेयर होल्डर उन पर चुका था। जो पैसा उसने अब तक दे दिया था वो हम अपने पास रख लेते हैं। तो उस पैसे का दोस्तों क्या किया जाता है, वो पैसा दोस्तों कहाँ में रखते हैं हम, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में तो उस पैसे का दोस्तों कैसे क्या यूज़ लेना है, यही कहानी है दोस्तों री इशू ऑफ शेयर्स की। तो दोस्तों री इशू में भी वही तीन चीज़ें, तीन परिस्थितियाँ हमारे पास आएगी कि री इशू एट पार पर यानी सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है और डिस्काउंट पर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मली इन अंशों को डिस्काउंट पर ही इशू किया जाता है। तो जब दोस्तों इन अंशों को डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि दोस्तों जो जब्त किया गया पैसा है ना, जो भी हमने पैसा जब्त किया है, जो उस शेयर होल्डर ने चुका दिया था, उससे ज़्यादा कभी भी डिस्काउंट की राशि नहीं होगी। मतलब जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा ना वो कभी भी किससे ज़्यादा नहीं होगा, जो हमारे पास जब्त किया गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा कभी भी डिस्काउंट की राशि नहीं होगी। ये तो बात हुई दोस्तों पहली। अब दोस्तों दूसरी बात ये है, ये दोस्तों जो डिस्काउंट का पैसा है ना वो किससे एडजस्ट किया जाएगा, वो दोस्तों शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ही एडजस्ट किया जाएगा। अब मान लो आपने दोस्तों डिस्काउंट पर रीइश्यू कर लिया और उससे एडजस्ट भी कर लिया, फॉरफिचर अकाउंट से वो पैसा ले लिया। लेकिन दोस्तों यदि अभी भी उस फॉरफिचर अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा दोस्तों हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे दोस्तों कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों एक दो तरह के अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू होते हैं। एक तो होता है नॉर्मली, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में जो कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, डे टू डे लाइफ में कुछ बेचते हैं या खरीदते हैं जिससे हमें लाभ होता है, तो वो तो दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रेवेन्यू होता है। लेकिन दोस्तों जो कभी कभी होते हैं, जो एक्सपेंसेस कभी कभी होते हैं, जैसे आपने कोई बड़ी संपत्ति बेची या कोई मशीनरी बेची, तो दोस्तों वो आप रोजाना तो बेचने से रहे, वो आप दोस्तों कभी कभार बेचोगे, तो उन पर जो प्रॉफिट होगा ना वो दोस्तों हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, वो दोस्तों हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। इसी तरह दोस्तों जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो वो दोस्तों कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा थोड़ी प्रीमियम पर इशू किया जाता है, वो कभी कभार करते हैं, तो वो दोस्तों हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा ना वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों शेयर फॉरफिचर का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम दोस्तों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप बोलोगे दोस्तों प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट दोस्तों डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद जो रीइश्यू पर डिस्काउंट दिया है हमने उसको देने के बाद जो भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा और वो दोस्तों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है, ऑर्डिनरी सामान्य परिस्थितियों में दोस्तों जो लाभ होता है वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता, असामान्य परिस्थितियों वाला लाभ कैपिटल प्रॉफिट होता है। और दोस्तों इस कैपिटल रिजर्व को कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। तो आइए दोस्तों अब ये पूरी कहानी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि ABC लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 500 अंशों को जब्त किया, जिस पर 8 रुपये प्रति शेयर की दर से चुकाए जा चुके थे, जबकि 2 रुपये वाली अंतिम मांग यानी फाइनल कॉल का भुगतान नहीं हुआ था। कंपनी ने इन अंशों को जब्त कर लिया और 6 रुपये प्रति शेयर की दर से पुनः जारी यानी री इशू किया। इसकी एंट्री दीजिए।
तो दोस्तों शेयर होल्डर ने क्या चुका दिया था, 8 रुपये प्रति शेयर की दर से वो चुका था कितने अंशों पर, 500 अंशों पर। यानी दोस्तों 500 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा दोस्तों 4000। यानी वो अब तक 4000 रुपये का भुगतान कर चुका था जो कि जब्त होएगा। और ये राशि दोस्तों किस में आएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। इसकी दोस्तों एंट्री जैसे कि मैंने कल भी बताई थी, क्या एंट्री दोस्तों इसकी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में दोस्तों कितना आएगा, जो भी पूरा बैलेंस है 500 का 10 के हिसाब से, जितने का शेयर है 500 का 10 के हिसाब से, यानी 5000 रुपये शेयर कैपिटल में लिखेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो वो पैसा चुका है वो हम जब्त करेंगे और इस अकाउंट में डालेंगे। यानी दोस्तों कितना आएगा, 4000 रुपये। जबकि उसने 2 रुपये प्रति दर से फाइनल कॉल नहीं चुकाई, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी 1000 रुपये फाइनल कॉल अकाउंट में हम लिखेंगे। ये तो दोस्तों एंट्री हो गई जब्त करने की। अब दोस्तों इसको रीइशू करना है। रीइशू किया है कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर की दर से, यानी दोस्तों 4 रुपये डिस्काउंट। इसका मतलब यही है इनडायरेक्टली कि 4 रुपये डिस्काउंट पर ये शेयर जारी किए गए हैं। तो दोस्तों उसकी एंट्री क्या होगी, अब उसकी एंट्री दोस्तों सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट एंट्री में हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था, क्रेडिट किया था, ठीक है दोस्तों, जो उसने चुका दिया था। अब दोस्तों जो इस अकाउंट में दोस्तों क्या आएगा, इस वाली एंट्री के अकाउंट में दोस्तों कौन सा अमाउंट आएगा, जो इसने डिस्काउंट दिया है। अब डेबिट करेंगे हम, क्योंकि एडजस्ट करना है ना, तभी तो बैलेंस बनेगा। अब डेबिट करेंगे हम, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट करेंगे। तो दोस्तों बैंक में कितनी राशि आएगी, 6 रुपये के हिसाब से आएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी दोस्तों 3000 रुपये हमारे पास बैंक में आएगा। और दोस्तों इसको डिस्काउंट कितना है, 4 रुपये का डिस्काउंट है, कितने पर है, 500 अंशों पर, तो 500 गुणा 4, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट में दोस्तों हम कितना लिखेंगे, 2000। और शेयर कैपिटल दोस्तों टोटल कितने की है, वो दोस्तों 10 रुपये के हिसाब से 500 अंशों की, यानी 5000 रुपये शेयर कैपिटल में लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो डिस्काउंट है वो किससे एडजस्ट किया गया, आपने खुद ने देख लिया, वो दोस्तों जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ना उसी से एडजस्ट किया गया है। अब दोस्तों शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, पहले दोस्तों 4000 था स्टार्टिंग में, लेकिन 2000 हमने इस डिस्काउंट में एडजस्ट कर लिया। अब दोस्तों हमारे पास कितना बचा, अब बचा 2000। तो ये 2000 है ना, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये काय में ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी दोस्तों एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने अमाउंट से, 2000। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी ना समझ आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है, क्या कंडीशन है दोस्तों, वो दोस्तों मान लो इसी एग्जाम्पल को लो। अब यदि ABC लिमिटेड 500 अंशों को जब्त तो कर लिया इसने, लेकिन दोस्तों ये बोले कि हमने भैया 500 में से 300 अंशों को ही रीइशू किया, हमने पूरे अंशों को रीइशू नहीं किया, 500 में से 300 अंशों को ही 6 रुपये प्रति शेयर की दर से रीइशू किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोस्तों हमें देखना है। मतलब दोस्तों जब पूरे अंशों को रीइशू नहीं किया जाए तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, कुल मिलाकर बात ये है। तो आइए दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी देख लेते हैं क्या भला है ये। तो इसने कितना रीइशू किया है दोस्तों, 300 अंशों को रीइशू किया है, उसकी पहले एंट्री देखते हैं। उसकी दोस्तों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री से वही सेम होगी, बस अमाउंट बदलेगा। अब अमाउंट दोस्तों देखो, 300 अंशों को रीइशू किया है 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 6, ये दोस्तों आएगा 6 या 18, यानी 1800 रुपये बैंक में हमारे पास आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 अंशों का डिस्काउंट कितना है, 4 रुपये के हिसाब से, 500 अंशों का नहीं आएगा, 300 अंशों का, 300 अंश जारी किए इसलिए डिस्काउंट भी इसी का, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आएगा दोस्तों 1200 रुपये। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे 1200 रुपये। और 300 अंश वैसे टोटल कितने गए, 10 रुपये गए दोस्तों एक अंश, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आएगा दोस्तों 3000 रुपये। तो शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट आएगा 3000 रुपये, बैंक में हमारे पास आएगा 1800 और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 1200। ये एंट्री तो दोस्तों आपने देख ली। अब आप बोलोगे दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये तो सेम वैसी है पहले जैसी, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहाँ पर अब है। ट्विस्ट कुछ ऐसा है दोस्तों कि कैपिटल रिजर्व में कौन सी राशि ट्रांसफ़र की जाए। ट्रांसफ़र करने की दोस्तों एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि अब कैपिटल रिजर्व में कौन सी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों यदि थोड़ा पीछे जाया जाए तो हमारा टोटल फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस था 4000,
जो कि 8 रुपये प्रति दर से वो भुगतान कर चुके थे। यानी टोटल कितना था, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 4000 रुपये था टोटल बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट का। इसमें से दोस्तों उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, अभी 300 अंशों पर। 300 अंशों पर दोस्तों हमने दिया 1200 रुपये। अब 4000 में से दोस्तों 1200 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4000 में से 1200 लेस करेंगे तो दोस्तों हमारा बचा 2800 रुपये। तो क्या दोस्तों 2800 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, हाँ या ना? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, हम 2800 रुपये दोस्तों ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यही तो दोस्तों कहानी थी। अब दोस्तों आप बोलोगे क्यों भैया, हमारा इतना बैलेंस बचा है, हमने री इशू कर दिया, हमारा इतना बैलेंस बचा है तो हम यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन दोस्तों आप एक बात भूल गए, क्या भूल गए, कि आपने सारे अंशों को यानी पूरे शेयर्स को री इशू नहीं किया है। यही दोस्तों कहानी है। जब तक आप पूरे शेयर्स को री इशू नहीं कर देते तब तक आप पूरा पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व में। जो प्रॉफिट है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का प्रॉफिट है ना, अब तक के अंशों पर उसी रेशो में दोस्तों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस एग्जांपल में हमने 300 अंश री इशू किए, तो 300 के हिसाब से फॉरफीचर राशि क्या थी पहले, वो तो 500 के हिसाब से 4000, 300 के हिसाब से दोस्तों कितनी है, 300 के हिसाब से 8 रुपये वो दे चुका था, यानी 8 या 2400 ही है दोस्तों 300 के हिसाब से जब्त राशि। वो तो 500 के हिसाब से 4000, तो जबकि 300 अंशों के हिसाब से जब्त राशि कितनी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 2400 रुपये। तो 2400 रुपये है। 2400 में से दोस्तों अब हमने 1200 रुपये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दे दिए, डिस्काउंट वाले 1200 रुपये डिस्काउंट के दे दिए। तो कितने बचे, 2400 में से बचे दोस्तों 1200 रुपये। तो 1200 रुपये ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने अमाउंट से दोस्तों एंट्री होगी, 1200 रुपये से, ना कि 2800 रुपये से। जो पहले 2800 रुपये बैलेंस बचा था, अब तक 1200 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कितना बचा दोस्तों, 1600 रुपये। 1600 रुपये हम तब तक शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखेंगे जब तक जो वो शेयर्स है ना, बाकी के बचे 200, वो जब तक हम री इशू नहीं कर देते तब तक ये बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। ये कहानी है दोस्तों पूरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी और ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।